हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 4 स्वतंत्रता एवं समानता। ये अवधारणाएं जो हमारी है उसमें हमने अध्ययन किया था न्याय का, शक्ति, सत्ता एवं वैधता का, एवं उसके बाद में है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता एवं इक्वलिटी का अर्थ है समानता। स्वतंत्रता, सब पहले हम स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में समानता का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। बंधनों का अभाव मतलब बंधन नहीं होना ही स्वतंत्रता है। यह एक अवधारणा है। और जैसे स्वतंत्रता का अर्थ है कि बंधनों का अभाव, बंधन किसी भी तरह के बंधन नहीं हो, वही स्वतंत्रता है। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। मनुष्य है वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, उसको किसी भी तरह से बाधित नहीं करना ही स्वतंत्रता है। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, आंदोलन है। इसका बहुत बड़े रूप में यदि अर्थ समझा जाए तो यह एक शब्द नहीं, पूरा आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। स्वतंत्रता का अर्थ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से, तब भारतीयों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था और उसमें अपना बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और उसमें प्राणोत्सर्ग कर दिया था, मर गए थे बहुत सारे लोग। तो वह एक आंदोलन किया था, वो भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किया था, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। जैसे अमेरिका में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, फ्रांस में भी फ्रांस राज्य की भी क्रांति हुई स्वतंत्रता के लिए, तो ये सभी केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता के लिए ही हुए थे। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली यह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। पैट्रिक हेनरी के शब्दों में, मतलब एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली यह अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा मनुष्य के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसको एक राजनीतिज्ञ है पैट्रिक हेनरी ने अपने शब्दों में उससे क्या कहा है, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। वो कहता है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ या मुझे मृत्युदंड दे दो। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा था। इतिहासकार रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, वो लोगों का नैतिक अधिकार है। उस जीवन के अधिकार से राज्य उसको बाधित नहीं कर सकता। उसी तरह से जीवन के अधिकार के बाद में दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, वह व्यक्तियों के लिए प्राथमिक अधिकार है और एक आवश्यक अधिकार है। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है।
यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहता है। हमारे राजनीतिक अवधारणाओं में जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वह मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को जीने के लिए वह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। वह किसी प्रकार का अपने ऊपर दबाव या किसी दूसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, तो वही स्वतंत्रता है। मोटे रूप से यदि कहा जाए तो जीवन जीने का अधिकार के बाद में व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में वह सभी पक्ष में स्वतंत्र रहे, उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वही स्वतंत्रता का अर्थ है। अब यह स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा जो दी है उसके बारे में हम जानेंगे। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। अब कहता है जैसे कि राजनीति में स्वतंत्रता का अर्थ जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। यह स्वतंत्रता यदि परस्पर बंधन नहीं होंगे मानव पर, तो वह संघर्ष एक दूसरे पर के लड़ाई झगड़ों में ही नष्ट हो जाएगा। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन, तो फिर स्वतंत्रता क्या? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए, एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मोटे रूप में एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य करना और दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही स्वतंत्रता है। जैसे शक्ति का अर्थ हमने देखा था, वही स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और इसी दौरान दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, तो वह स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता के दो विचार हुए, एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के कौन कौन से दो विचार है। एक बंधनों का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। अब है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या कहता है कि यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी विचारक हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वदा अभाव है। जैसे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है कि इसमें कोई बंधन नहीं होते, व्यक्ति को मनमानी करते की छूट हो। जैसे हाब्स कहता है कि मानव स्वभाव था वो बर्बर था, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शत्रुता की दृष्टि से देखता था। यह नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। रूसो ने भी इसी अवधारणा से प्रभावित था। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। J.S. मिल इसी वर्ग में शामिल चिंतक हैं जो कहते हैं अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। ये मिल कहता है कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय,
दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, ये मिल कहता है। जेस मिल के विचार है। इसी क्रम में मिल कहता है राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा मानती है कि प्रतिबंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार होती है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। ये है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। ये कहते हैं कि राज्य जैसे नकारात्मक अर्थ में जेस मिल है, हब्स से व्यक्तिवादी विचारक है, वो कहते हैं कि व्यक्ति राज्य का कार्य क्षेत्र ज़्यादा बढ़ जाएगा तो व्यक्ति है वह उसके अधिकार स्वतंत्रता व्यक्ति की सीमित हो जाएगी। इसलिए राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां गढ़ सके। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। टॉमस पेन के शब्दों में, स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। इस रूप में स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो व्यक्ति को एक उन्मुक्त जीवन जीने तथा जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करे। उसको जीवन यापन के संसाधन जुटाने के अवसर प्राप्त हो, वह अपने विचारों को प्रकट कर सके तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्रकट कर सके। स्वतंत्रता सकारात्मक स्वरूप में इसकी पक्षधर है। अब स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष क्या कहता है? स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। जहाँ पर स्वतंत्रता व्यक्ति को पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाएगी तो व्यक्ति की अवस्था राज्य में अराजकता फैल जाएगी और व्यक्तियों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त जहाँ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है वहाँ पर व्यक्ति को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये सकारात्मक अर्थ कहता है। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर हैं। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में राजनीति एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। ये सकारात्मक अर्थ जो है स्वतंत्रता का वही मान्य है। आज के हमारे राज्य के शासन व्यवस्था में व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भी व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन उस अधिकार को जहाँ पर उसमें प्रतिबंध सीमित रूप से दिया गया है, जहाँ पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा वहाँ पर राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। अब ये स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं या इसके रूप क्या क्या है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या कहता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता कहती है कि मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप व्यक्ति या मनुष्य या किसी मानवीय संस्था को प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति पद्धत है।
यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही यह स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। रूसो ने इस संबंध में कहा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक है। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसके सभी विचारक जो हाब्स है, लॉक है, जॉन लॉक एवं रूसो, ये तीन हैं, तो वह सभी समझौतावादी विचारक है। वह स्वतंत्रता ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक है। इसमें रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ जाता है। ये हुई प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। उन्हें अपनी पसंद, विचार अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, इस पर नियंत्रण अपेक्षित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, परिवार है, धर्म है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। हमारे देश में यह स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। जैसे हमारे देश में नागरिकों को अधिकार जो दिए गए हैं वही नागरिक स्वतंत्रता कहलाते हैं। उसके बाद में है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टीज। राज्य के कार्य व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्राइस्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। जैसे 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। ये सभी अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। यह आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल है जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। आर्थिक स्वतंत्रता जैसे हमारे 7वां मूल अधिकार था आर्थिक स्वतंत्रता, तो उसमें उसको हटा दिया गया है। पर आर्थिक स्तर से ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं वो परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। यह आर्थिक सुरक्षा भी है। वह अपना जैसे कि बहुत अधिक गरीब एवं अमीर के बीच खाई बन जाए, इस तरह से उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है।
आर्थिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारा 7वां मूल अधिकार था उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है और आर्थिक स्वतंत्रता में लिमिट में उसको स्वतंत्रता दी गई है। 6ठी स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता। इसका संबंध अंतःकरण से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था व आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आज़ादी है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति इस स्वतंत्रता में नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार है वही यहाँ पर स्वतंत्रता का है कि इसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म को मान सकता है, उसमें आस्था रख सकता है, आचरण कर सकता है, रीति रिवाज, पूजा के उसके जो तरीके हैं वह कर सकता है, संस्थाओं का गठन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इसमें राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण का स्वतंत्रता दी गई है। 7वीं है नैतिक स्वतंत्रता। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। नैतिक स्वतंत्रता मॉरल लिबर्टी। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। लेकिन स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक परतंत्रता की श्रेणी में आता है। 8वां है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। सामाजिक स्वतंत्रता है सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता। जैसे हमारे समानता का अधिकार है, उसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर 5 प्रकार के समान रूप से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वही सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। अब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रता गौण है। देश जब दूसरी शक्ति के अधीन नहीं होता है और अपने कार्य करने में स्वतंत्र है, वही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। 10वां है संवैधानिक स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है जिसमें शासन भी इनमें कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। जो हमारा 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वही संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसमें संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी करता है। ये 12वां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सारे अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार कहलाता है।